नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्नव। अब मैं आपको अपनी वीडियो में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई उसकी गाइडलाइंस दिखाना चाहूँगा। जो मैं हर बार अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइंस तो ये नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट कभी आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करते नहीं हैं। उनको परहेज है ये आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करने की, और इसकी छूट उनको मिलती है, शय उनको मिलती है एजेंसी से, और एजेंसी के साथ साथ उन बैंकर्स से जो उनको खुली छूट देते हैं कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको बचा लेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको आरबीआई की वो गाइडलाइन लिखित में दिखा देता हूँ जो लास्ट ईयर की मैंने सर्कुलर निकाला है आरबीआई का, जिसके अंदर रिकवरी एजेंट्स के पास को किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कस्टमर के साथ डील करने के, जिसके वो बिल्कुल ही अपोजिट तरीके से कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं आपको गाइडलाइन बताता हूँ। मैं अपने मोबाइल में देख के बोल रहा हूँ और आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या गाइडलाइंस हैं जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ और हर बार मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ लोन्स, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ईच आर ई शेल पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोरोअर्स फेसिंग रिपेमेंट रिलेटेड डिफिकल्टीज, engagement with such borrowers and providing them necessary guidance about the recourse available। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कस्टमर को जो भी परेशानी आ रही है, वो जिस भी तरीके की सिचुएशन में है, वो उनको बताएगा और वो आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी कस्टमर के साथ कांटेक्ट में आएगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर को एडवाइस देगा। ये नहीं कि कस्टमर अगर पे नहीं कर पा रहा है तो उसको हैरेस करेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद आता है इसके बारे में, रिकवरी शैल बी मेड एट अ डेजिग्नेटेड सेंट्रल डेजिग्नेटेड प्लेस decided mutually by the borrower and the RE. However, staff shall be allowed to make recovery at the place of residence or work of the borrower if the borrower fails to appear at the designated central designated place on 2 or more successive occasions। इसका साफ साफ मतलब ये है कि बोरोवर को जब कांटेक्ट किया जाएगा कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं रिकवरी एजेंट के द्वारा, बोरोवर को ये बात बोलते हैं तो बोरोवर वहाँ पे अपनी बात रख सकता है कि हाँ मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, पर हम इस इस जगह पे मिलेंगे, मेरे घर पे नहीं, मेरे ऑफिस में नहीं, हम यहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसा जो है 2 बार या उससे ज़्यादा बार अगर ऐसा हो जाए कि बंदा बात करके मना कर गया है आने से, तो इस केस में जो है वो आपके घर जा सकता है, आपके ऑफिस में विजिट कर सकता है बंदा। ठीक है। जिसका वो होता बिल्कुल उल्टा ही है। कस्टमर को बोला जाता है, सीधा ही डायरेक्टली उसके घर आ जाते हैं बिना बोले ही। अगर कस्टमर से बात नहीं हुई तो सीधा डायरेक्टली घर पे विजिट कर देंगे आपके, आप वहाँ मिलेंगे नहीं और आपकी फैमिली को हैरेस किया जाएगा। ये सीधा साधा सा एक चीज़ होती है। उसके बाद RE or its agent shall not engage in any harsh methods towards recovery without limiting the general applications of the foregoing following practices shall be deemed as harsh। सो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिकवरी एजेंट किसी भी तरीके के हार्श मेथड या फिर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि आरबीआई ने साफ साफ इसके अंदर मेंशन करे हुए हैं, 6 अलग अलग पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं कि इन 6 में से कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे मेथड मेंशन कर रखे हैं कि ये हार्श मेथड माने जाएंगे। एक तरीके से आरबीआई ने जिस मेथड्स को मना कर रहा है, जिस भी तरीके को मना कर रहा है, वो तरीके यहाँ पे मेंशन है, जिसमें से एक तरीका यहाँ पे मेंशन है यूज़ ऑफ थ्रेटनिंग और अब्यूजिंग लैंग्वेज। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपसे कोई भी बदतमीज़ी में बात नहीं करेगा, कोई भी आपसे बदतमीज़ी नहीं की जाएगी। आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भैया आपने पैसे नहीं भरे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बैंक अपना पैसा निकालना जानता है, इस तरह की कोई भी आपसे बात नहीं जाएगी। आपको धमकाया नहीं जाएगा कि भैया हम आप पे ये कर देंगे, हम आप पे वो कर देंगे, हम आपके घर वालों को परेशान करेंगे, आपने पैसे नहीं दिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये सब धमकियाँ हैं जो लोग देते हैं, और भी बहुत सारी धमकियाँ हैं लोग देते हैं। उसके अलावा आपके साथ कोई गाली गलौज नहीं कर सकता, जैसे कि ये बहुत गाली गलौज करते हैं कॉल करके, अननोन नंबरों से कॉल करेंगे आपके पास, ये अपने डायलर वाले नंबरों से कॉल करेंगे जिस पे कॉल बैक नहीं होगा और आपको धमकाएंगे। बैंक का नाम नाम बताए बगैर ही सीधा शुरू हो जाएंगे, हाँ भाई तू पैसे क्यों नहीं दे रहा है, बैंक के पैसे की कब देगा, पेमेंट कब करेगा, इस तरीके से बात करेंगे, बिना इंट्रोडक्शन दिए बिना ही शुरू हो जाते हैं कई बार तो। उसके अलावा अब यहाँ पे persistently calling the borrower or calling the borrower before 9 AM and after 6 PM, इसमें साफ साफ मेंशन है कि आप कस्टमर को 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अब ये चेंज हो गया है, आप ये लोग बोरोवर को सुबह 8 बजे से लेके रात
शाम के 7 बजे के बीच में ही कांटेक्ट कर सकते हैं या मिल सकते हैं। उससे पहले ना कॉल करेंगे ना उसके बाद मिलने के लिए उनके घर जाएंगे। अगर ये जाते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, जो कि मैंने कई बार अपने कई सारे व्यूअर से सुना है कि ये ऐसा भी कर देते हैं, और बहुत ही आम बात है ऐसा करना इनके लिए। उसके अलावा हैरेसिंग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और को वर्कर्स ऑफ द बोरोवर, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एजेंट्स होते हैं वो रिलेटिव को, फ्रेंड को और हमारे किसी भी साथ में काम करने वाले बंदे को परेशान नहीं करेंगे, हैरेस नहीं करेंगे, ना कॉल करके और ना कैसे भी। पर ये लोग मानते कहाँ हैं, ये तो करते ही हैं ये सब सारे काम। उसके बाद है पब्लिशिंग द नेम ऑफ द बोरोवर। पब्लिशिंग द नेम ऑफ द बोरोवर का मतलब साफ साफ ये है कि भैया हमारा डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, किसी तीसरे बंदे को नहीं बोला जाएगा कि भैया इस फलाना बंदे ने हमसे पैसे बोरो कर रखे हैं और पैसे वापस नहीं कर रहा है, एक्स वाई जी कुछ भी सिचुएशन हो, ये लोग ये सब चीज़ें भी कर देते हैं। ये नहीं मानते आरबीआई की गाइडलाइंस को और ये भी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये सब कहाँ लिखा हुआ है, तो भैया आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये देखिए लिखा हुआ आरबीआई की सर्कुलर में। उसके अलावा यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ वायलेंस और अदर सिमिलर मीन्स टू हार्म द बोरोवर्स और बोरोवर्स फैमिली एसेट रेपुटेशन। इस 5वें पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके की धमकी या किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम करना जिससे किसी भी इंसान की फैमिली की रेपुटेशन खराब होती है, किसी का एसेट खराब हो जाता है। जैसे कोई आपकी गली में आए और आपसे पैसे मांगे और चिल्ला चिल्ला के पैसे मांगने लगे, आस पड़ोस में आपके पूछने लगे आपकी फ़ोटो दिखा के कि भैया फलाना बंदा यहाँ रहता है कि नहीं रहता है, ये भी एक तरीके से उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये एक तरीके से कस्टमर को डिफेम कर रहे हैं। आपकी गली में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं फलाना बंदे ने पैसे नहीं दिए, ये आपको डिफेम कर रहे हैं। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोइयों लोगों में खुलेआम बांट रहे हैं बेझिझक होके, आरबीआई की गाइडलाइन को साइड में रख के, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से इलीगल काम है। उसके बाद आगे क्या आता है, मिसलीडिंग द बोरोअर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डेप्ट और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट। ये सबसे मेन पॉइंट है। ये सबसे ज़्यादा होता है, कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ मिसलीड किया जाता है पैसे निकालने के लिए कि भैया आपने इस महीने पैसे नहीं दिए तो अगले महीने आपके साथ ये हो जाएगा, अगले महीने आपके यहाँ पे 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे, अगले महीने आपको, इनका बस चले तो ये भी बोल दे कि अगले महीने आपको फांसी लग जाएगी अगर इनका बस चल जाए तो। ये भी बोल देंगे पैसे निकलवाने के लिए, जबकि ये सिविल का मैटर है, ये एक दिन ये भी बोल देंगे। और मिसलीड एक और तरीके से और करते हैं, ये कस्टमर को नकली नकली से नोटिस दे जाते हैं, जो कि बैंक का नोटिस है, ये लॉयर का नोटिस है, ये किसी लीगल फर्म का नोटिस है, आपने पैसे नहीं भरे आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा। आपको ऐसे इस तरीके के ये ईमेल भी करेंगे, जो ये इन्होंने खुद ही अपने पास ही छाप रखे होंगे वो ईमेल, वो प्रिंट आउट भी इन्होंने खुद ही अपने पास से ही लिया होगा, एक फॉर्मेट उठा के उस पर कॉपी पेस्ट करके आपका नाम और आपका कार्ड नंबर, आपकी लोन नंबर डाल के, आपके अमाउंट डाल के, आपका एड्रेस डाल के उसको चिपकाएंगे और आपको ईमेल कर देंगे और आप घबरा जाएंगे कि भैया ये फलाने बंदे ने तो मुझे नोटिस भेज दिया कोर्ट का, मेरे पे केस हो जाएगा और हो सकता है लीगल कार्रवाई हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये तरीका है इन लोगों का मिसलीड करने का कस्टमर को, कि कस्टमर कैसे ना कैसे घबरा के इधर उधर से उधार मांग के ब्याज पे पैसे उठा के हमें पैसे दे रहे हैं, उसकी चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब हो कि वो अगला कहीं और से लेके अगर हमें देगा तो वहां पे फंस जाएगा, इनको पता है, फिर भी ये लोग ये काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ईच आर ई शैल हैव बीन अ dedicated mechanism for reversal of recovery related grievances. The details of the mechanism shall be provided to the borrower at the time of loan disbursement. इसमें भी साफ साफ मेंशन है कि भैया लोन रिकवरी के लिए अगर कोई गलत तरीके अपनाता है उसके लिए जो डिपार्टमेंट्स है, ग्रेवेंसेस है, वहाँ की डिटेल्स भी आपको मेंशन की जाएगी लोन डिसबर्समेंट के टाइम पे। उसके अलावा एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट, ये सबसे मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, रिकवरी एजेंट शैल मीन एजेंसीज engaged by the RE for recovery of dues from its borrower and the employees of these agencies। ठीक है, और उसके बाद है, the RE shall have a due diligence process in place for engagement of recovery agents which shall inter alia cover individuals involved in the recovery process। RE shall ensure that the recovery agents engaged by them carry out verification of the antecedents of their employees which shall include police verification, shall also dedicate the periodicity at which re-verification of the antecedent shall be resorted to। तो ये सिंपल साफ अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अगर रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं, जो थर्ड पार्टी जिसको हम एजेंसीज कहते हैं, वो हायर करते हैं और बैंक उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी बंदे रिकवरी करते हैं हमारे साथ,
हमारे घर आते हैं या फिर कॉल करते हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि भैया एक ढंग के बंदे को, काम करने वाले बंदे को, एक सिविलाइज बंदे को उन्होंने बिठाया है हमारे साथ रिकवरी करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि कोई गुंडा हायर कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई गुंडा ही हायर कर लिया कि भाई तुझे परसेंटेज मिलेगी और तू पैसा रिकवर कर बाय हुक बाय क्रूक कैसे भी करके। ठीक है। उसके बाद आते हैं जी सबसे जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, टू इंश्योर ड्यू नोटिस एंड अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन द RE shall provide the details of recovery agent to the borrower while initiating the process of recovery. The agent shall also carry a copy of the notice and the authorization letter from the RE along with the identity card issued to him by the RE or the agency. Further, where the recovery agency is changed by the RE during the recovery process, in addition to the RE notifying the borrower of the change, the new agent shall carry the notice and the authorization letter along with his identity card. तो इसका साफ सीधे अक्षरों में मोटा मोटा मतलब यही निकल कर आता है, आपके घर पे कोई भी बंदा आएगा, वो बंदा जिस भी एजेंसी से आ रहा है, पहले तो बैंक आपको नोटिफाई करेगा जी फलाना एजेंसी को आपका केस हमने असाइन करा है, आपको ये एजेंसी कांटेक्ट करेगी। हो सकता है आपके पास विजिट करे या आपको कांटेक्ट करे ओवर द फोन। ठीक है। और वो एजेंसी का बंदा जब आपके घर आएगा तो उसके पास बैंक का नोटिस भी होगा जिसके अंदर आपका लिखा होगा क्या मैटर चल रहा है। उस बंदे के पास ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए, उस बंदे के पास आई कार्ड भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन है RBI के सर्कुलर में, जो कि पिछले साल का सर्कुलर है और इसमें कुछ खास कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये सेम ही है। और अगर वो बंदा, अगर केस इस महीने किसी और एजेंसी के पास था और अगले महीने किसी और एजेंसी के पास है, तो अगर आपके पास कोई नया बंदा विजिट कर रहा है तो उसके पास भी ये तीनों चीजें होनी चाहिए, आई कार्ड भी होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए और नोटिस भी होना चाहिए जो बैंक उनको देता है जिसके अंदर हमारा मैटर लिखा होता है। और उसके अलावा एक चीज और है जो यहाँ पे मेंशन है, नोटिस एंड ऑथराइजेशन लेटर शैल अमंग अदर डिटेल्स आल्सो इंक्लूड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द रिकवरी एजेंसी एंड द RE. The up-to-date details of the recovery agencies engaged by the RE shall also be hosted on the RE's website. तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो नोटिस वो आपको देगा और ऑथराइजेशन लेटर देगा, उस ऑथराइजेशन लेटर में साफ साफ मेंशन होना चाहिए और नोटिस में साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि भैया बैंकर कौन है, उसके अलावा एजेंसी कौन सी है, एजेंसी का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ये सब कुछ उन लेटर्स में मेंशन होना चाहिए, चाहे वो नोटिस हो चाहे वो ऑथराइजेशन लेटर हो। और इसके अलावा रिकवरी एजेंसी जो जिसका टाई अप है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उस बैंक के साथ, उसकी डिटेल्स RE वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, जो एक एविडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट पे मेंशन है कि ये पर्टिकुलर एजेंसीज जो हैं ये इनका टाई अप इस पर्टिकुलर XYZ बैंक के साथ है। तो ये थी बैंक की डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारी RBI का सर्कुलर है, जो RBI में साफ साफ मेंशन है एजेंसीज के को किस तरीके से डील करना चाहिए, पर ये करते बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं। तो कोई भी आपसे बोले कि भैया ऐसा कोई रूल नहीं है, आपके घर पे विजिट करे, तो उसको साफ साफ कहिए ऐसा ही रूल है, RBI के सर्कुलर में ऐसा ही लिखा हुआ है। और अगर कोई ना माने तो भाई साहब आपके पास पूरा राइट है, अगर उसके पास कुछ नहीं है उसको भगा दीजिए, आपके साथ अपशब्द बोल रहा है उसकी वीडियो बनाइए, हाथों हाथ वीडियो बनाइए और वो वीडियो लेके जाइए थाने में, उनके खिलाफ FIR करा सकते हैं आप, अगर आपको परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है। और साथ साथ आप बैंकर को कंप्लेंट कर सकते हैं, बैंकर को भी कंप्लेंट कीजिए, बैंक को भेजिए, उनके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी कंप्लेंट देते हैं वहाँ भेजिए, उस वहाँ से आपको नोडल ऑफिसर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आप भेजिए उसको RBI को। तो यही थी आज की जानकारी पूरी इस वीडियो की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।